Good morning, dear students. So yesterday we discussed about the ionic bond, and we took different examples to explain the ionic bond. Today we are going to discuss the factors affecting the formation of ionic bond. तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, उसके फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो कल हमने खूब सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा डाउट है तो कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे AlCl3 है, ये आयोनिक कंपाउंड है। MgCl2 आयोनिक कंपाउंड है। इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। वो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ इनको क्या करना है, इनको आयंस के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे एल्यूमिनियम किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एल्यूमिनियम मेटल है तो Al+3 के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, Al+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, Al+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से जो क्लोरीन है वो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट शेल से। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Al+++ में। और जो Cl है वो क्या कर रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रही है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले रही है तो 3 Cl क्या करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तीन तीन Cl है हमारे पास में तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से हो जाएगा देखेंगे आप लोग। ये जो क्लोरीन है, ये जो एल्यूमिनियम है, ये क्या कर रही है, एल्यूमिनियम इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। इसी टाइप से जो ये क्लोरीन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो सी ये दे रहा है एल्यूमिनियम, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगी और अपना क्या करेगी, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर। तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएंगे, Al3+ एंड Cl नेगेटिव। इस टाइप के इसमें दो टाइप के आयंस बन जाएंगे। और क्या बन जाएगा, एक आयोनिक बॉन्ड, एक आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसी टाइप से आप MgCl2 का भी कर सकते हैं, MgBr2 का भी कर सकते हैं, CaCl2 का भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड है जो आयोनिक कंपाउंड जो है उनकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, मैं वापस से समझा दूंगा एक बार। देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं जो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ionic bonds। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड्स, फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है बच्चों इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट फैक्टर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या मतलब है बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या मतलब है, आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अगर आपको याद है तो मुझे बता दीजिए डेफिनेशन लिख के। आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या मीनिंग है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम IE से लिखते हैं, IE से लिखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। मीनिंग क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, it is the amount of energy that is required to remove one electron from the isolated gaseous atom। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या बनाने हैं हमें, आयंस बनाने। किस किस टाइप के आयंस बनते हैं आयोनिक बॉन्ड में, दो टाइप के आयंस बनते हैं। एक बनता है पॉजिटिव आयन जिसे हम बोलते हैं केटायन, और एक बनता है नेगेटिव आयन जिसे हम बोलते हैं एनायन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटायन और एनायन आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो
सबसे पहले जो मेटल एटम है, जो मेटल मेटल होती है, वो हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और क्या बनाती है, केटायन बनाती है। तो मेटल के लिए क्या जरूरी है कि उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, वेरी लेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, वेरी लेस होनी चाहिए, ताकि आसानी से केटायन बन जाए। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब समझ में आ गया आपको, कि किसी भी एटम जो गैस स्टेट में है और वो आइसोलेटेड है, कोई भी एटम जो आइसोलेटेड है और गैस एटम में है, गैसेस स्टेट में है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब किसी भी एटम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही इजीली उतना ही इजीली क्या हो जाएगा बच्चों, उतना ही इजीली क्या बनेगा, केटाइन बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है कि whenever we move up to down in a group whenever we move up to down in a group of a periodic table, then we saw that ionization enthalpy, the value of ionization enthalpy decreases। अप टू डाउन आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब अगर मैं आपको दो एलिमेंट बताता हूँ, एक सोडियम है और एक पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे। जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, और जो पोटेशियम है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो ये थर्ड पीरियड का सोडियम है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है, तो मुझे बताइए किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी या पोटेशियम की ज्यादा होगी? तो मैं पता है बच्चों, ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। और कोई भी केटायन फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है बच्चों, केटायन कब आसानी से बन जाएगा, जब उस पर्टिकुलर एटम के लिए क्या कम होगी, किसकी वैल्यू कम होगी बच्चों, आई ई की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, जितनी ज्यादा कम एनर्जी में एटम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, केटायन उतनी ही जल्दी आसानी से बन जाएगा। तो जिस एटम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, वो केटायन बनाना बहुत ही आसान है। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो पॉजिटिव केटायन के प्लस बनाना आसान है एज कम्पेयर टू एन ए। क्यों? क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। अब और जब साइज बढ़ता है तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है ना, वो कम होता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, वैसे वैसे न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब जेड इफेक्टिव कम होता जाता है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो पकड़ है, अट्रैक्शन पावर, वो कम हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम एनर्जी देने से ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब इसकी आई ई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यही हमें चाहिए किसी भी केटायन को बनाने के लिए। अगर किसी भी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम है तो केटायन आराम से बन जाएगा। ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा अभी तक, ये समझ में आ चुका होगा आपको। अगर मैं आपको एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक जैसे एक सोडियम है और एक मैग्नीशियम है। जो सोडियम है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप है और थर्ड पीरियड है। यानी कि ये एल्कली मेटल है, और जो मैग्नीशियम है ये एल्कली अर्थ मेटल है, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम भी थर्ड पीरियड का ही एलिमेंट है, पीरियड दोनों के थर्ड है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तब मुझे बताओ सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो पीरियोडिक टेबल में हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चों कि इन ए पर्टिकुलर पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पर्टिकुलर पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साथ में क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। किसकी साइज डिक्रीज होती है, एटम की साइज डिक्रीज होती है। अब एटम की साइज डिक्रीज हो गई, जैसे ये एक एटम है, इसमें भी तीन सेल है, और एक दूसरा एटम है, इसमें भी तीन ही ऑर्बिट है। लेकिन इसमें तीन ऑर्बिट है, इसमें भी तीन ऑर्बिट है, लेकिन देखो इसमें तीन ऑर्बिट है लेकिन साइज बड़ी है, इसमें तीन ऑर्बिट है लेकिन साइज कम है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो किसको रिमूव करना आसान होगा?
किसको रिमूव करना आसान होगा बच्चों? इस वाले को रिमूव करना आसान होगा या इस वाले को रिमूव करना आसान होगा? तो इसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जेड इफेक्टिव कम है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। देखो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे बच्चों जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कम अमाउंट में अगर हम एनर्जी लगाएंगे ना, कम अमाउंट में इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें सोडियम का और मैग्नीशियम का, तो किसकी आईपी की वैल्यू कम होगी बच्चों? किसकी आईपी की वैल्यू कम होगी? सोडियम के केस में आईपी की वैल्यू कम होगी, जबकि मैग्नीशियम के केस में आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सोडियम केटायन बनाना आसान है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम +2। मैग्नीशियम में +2 बनेगा बच्चों, ध्यान देना। मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, इसकी जो वैलेंसी है वो +2 होती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2,8,2। तो ये के सेल का है, ये एल सेल के एल सेल का है, और ये एम सेल का है। तो एम सेल इसमें क्या है बच्चों, वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ में रिमूव नहीं होते बच्चा, हमेशा क्या होगा, पहले एक एनर्जी देंगे हम, IE1 देंगे, कुछ एनर्जी देंगे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा मैग्नीशियम, और Mg+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड में हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम प्लस को फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे फिर क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर क्या बन जाएगा, Mg+2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 बार एनर्जी देनी पड़ती है सिर्फ, जबकि यहाँ पे सोडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि लेफ्ट ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सॉरी ये पीरियड है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाती है, और ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। और किसी भी केटायन को बनाने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, केटायन उतने ही आसानी से बन जाएगा। ये कम कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ यस सर, कंसेप्ट क्लियर है? Yes, second factor that affect the that affect the ionic bond is इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड जो पॉइंट है जो आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करता है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, तो एटम क्या करेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। कुछ अमाउंट में एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी लिबरेट करेगा। उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और एंड अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा ई एच से लिखेंगे। इसको डेल्टा एच ई से लिख दो, कुछ भी इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ इसको डेल्टा एच लिख दो, यहाँ पे ई लिख दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एटम। तो ये क्या होती है बच्चों, नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, बार बार ये टर्म थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, और ये अगर टर्म आपको याद रह गई ना तो आप आराम से ले, थर्मोडायनेमिक्स जो एक फिजिक्स में बहुत ही सिरदर्दी का काम बन जाता है बच्चों के लिए, समझ में नहीं आती ये थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चैप्टर है ना ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। और केमिस्ट्री में भी ये सेम चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में भी आप देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसकी टर्म को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन करके समझना। देखो, अगर कोई भी सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम, सिस्टम कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो चाहे
एटम हो सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, वो लिविंग थिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर वो सिस्टम क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, सिस्टम क्या करता है बच्चों, हीट रिलीज करता है, क्या करता है वो, अगर हीट रिलीज करता है तो साइन आता है बच्चों डेल्टा एच, मतलब हीट का यहाँ पे हीट, एच का मतलब है यहाँ पे एंथैल्पी, हीट का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, एंथैल्पी, तो उसके लिए वैल्यू आती है नेगेटिव। जैसे आप लोगों को पता होगा दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टू टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। फर्स्ट होती है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये वर्ड आपको पता होगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच heat is absorbed, in which heat is absorbed, किस जिसके अंदर क्या होती है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, सो दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज, हीट क्या होती है बच्चों, हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लाइम होता है ना, लाइम का मतलब है चूना, चूना जो व्हाइट वॉश करने में काम आता है, दीवारों में व्हाइट वॉश करते हैं, पहले के टाइम में करते थे बहुत ज्यादा, जो घरों में जो दीवारें होती ना, उसको व्हाइट वॉश करने में काम आता है चूना। तो उसको क्या करते हैं, एक बड़ी सी मटकी के अंदर पहले क्या करते हैं, उस चूने को पानी में डाल के उसको भिगोते हैं, कोई बड़ा सा कंटेनर हो सकता है, बड़ी सी मटकी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पानी डाला है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, चूना डालेंगे, ये चूना डाला है हमने पानी के अंदर। तो जैसे ये चूना पानी से रिएक्ट करता है, लाइम वाटर से रिएक्ट करता है, तो इसके चूने की टूटने की आवाज आती है, मतलब ये जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, और क्या बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और साथ में ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। आपने देखा होगा ये जो कंटेनर है ना, इसमें जो वाटर, ये जो इसमें ये पानी डाला है, तो ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, लाइम वाटर हो जाएगा, चूने का पानी हो जाएगा ये। और इसका जो टेम्परेचर है ना, इसका टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि हमने इसको गर्म ही नहीं किया था, जबकि हमने इस कंटेनर को गर्म नहीं किया था, सिर्फ हमने पानी में क्या डाला था, चूना डाला था। तो चूने डालने से ही पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये चूना इसके अंदर टूटने लगता है, ठीक है। और इसमें एक गैस भी बाहर निकलती है, गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस बाहर निकलती है। और ये हम देखते हैं कि ये जो कंटेनर है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा माइनस एच का साइन देते हैं। अगर हीट रिलीज होती है ना बच्चों, ध्यान देना, हीट रिलीज होती है तो उसके लिए साइन क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था अभी तक। ये बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किस में आती है बच्चों, नेगेटिव के अंदर आती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है। किसी भी, अगर किसी भी एलिमेंट के लिए नेगेटिव में आती है, जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी, आयोनिक बॉन्ड का बनना उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, उतना ही ज्यादा अच्छा वो आयोनिक कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो क्या बनेगा, अच्छा एनाइन बनेगा। किसी भी अच्छे एनाइन के बनने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट इन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, हाईएस्ट, हाई इन नेगेटिव, या इसको बोलो हाई इन नेगेटिव, हाई इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर हाई वैल्यू होनी चाहिए। अगर नेगेटिव के अंदर हाई वैल्यू है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव के अंदर ज्यादा है। और वो क्या करेगा, आयन, वो एनायन बनाने के लिए क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है, मतलब वो एनायन बनना चाहता है। जैसे मैं हेलोजेंस की बात करता हूँ, हेलोजेंस, हेलोजेंस जो कौन से ग्रुप के मेंबर है बच्चों, हेलोजेंस ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं, ग्रुप 17 के। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और एन 18 की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसकी हम बात यहाँ पे
नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात आपको? तो ये जो हेलोजेंस होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई में नेगेटिव होती है, बहुत ज्यादा होती है इनकी वैल्यू। मतलब जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। जैसे मैं फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो ये चाहते हैं, ये नेगेटिव बनना चाहते हैं, ये नेगेटिव बनना चाहते हैं, तो ये अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करते हैं, तो F नेगेटिव बनता है। इसी टाइप से Cl है, इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो ये Cl नेगेटिव बनता है। इसी टाइप से Br में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे हम तो Br नेगेटिव बनता है, ब्रोमाइड बनता है। इसी टाइप से I के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो I नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं ना, ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, घटने लग जाती है, घटने लग जाती है, मतलब लेस नेगेटिव होने लगती है। जब ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई में नेगेटिव होती है, हाई में नेगेटिव होती है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आया आपको? तो जो मेटल्स है, मेटल्स वो नहीं चाहते कि उनमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाए और उसको मेटल एनायन के अंदर कन्वर्ट किया जाए। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस नेगेटिव आएगी। और जैसे जैसे हम ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। किसकी तरफ बढ़ते हैं हम, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई नेगेटिव होती है। कैसी होती है बच्चों, हाई नेगेटिव होती है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ बच्चों मुझे, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू वेरी वेरी हाई होती है, नेगेटिव के अंदर वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है। कौन सा एलिमेंट है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर आपको पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है नेगेटिव के अंदर। हाँ, संजीव ने सही बताया अभी तक, क्लोरीन होती है बच्चों, वो फ्लोरीन नहीं है। क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होती है। आदित्य ने भी सही बता दिया, क्लोरीन होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, दो पॉइंट समझ में आ गया आपको। एक तो हमने आईई का हमने डिस्कशन कर लिया था, और दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कस कर लिया। तो ये दो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, जो कि है लेटिस एनर्जी। क्या है बच्चों, लेटिस एनर्जी। ये अब नया पॉइंट है, इसको आपको समझना है। लेटिस एनर्जी, अब लेटिस एनर्जी क्या होती है, लेटिस एनर्जी ये वर्ड आपने पहली बार सुना है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। लेटिस एनर्जी, अब आपको पता है बच्चों कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड को बनने के लिए, किसी भी आयोनिक कंपाउंड को बनने के लिए दो टाइप के आयन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो दो टाइप के आयन है बच्चों। अब हमें समझ में आ गया कि वो दो टाइप के आयन होते हैं, केटाइन एंड एनाइन। जब केटाइन और एनाइन जब आपस में जुड़ जाते हैं, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयोनिक बॉन्ड का कोई स्पेसिफिक टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है, इस ये क्या है, सिर्फ इट इज ए टाइप ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट डिफरेंट आयंस। दो अलग अलग टाइप के आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड किस में मिलता है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर मिलता है। तो ये पॉइंट हम समझने जा रहे थे, लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी का मतलब होता है बच्चों, व्हेन टू opposite when two opposite ions combine and form ionic bond. When two opposite ions combine and form ionic bond and ionic compound, then the heat energy is liberated. Then energy is liberated. Then energy is liberated or energy is released. And the amount of energy that is released when
cation and anion combine to form a ionic bond. That amount of energy is called lattice energy. जब भी किसी भी ionic bond को बनना होता है तो उसमें केटाइन और एनायन क्या होते हैं, केटाइन और एनायन आपस में आके जुड़ केटाइन और एनायन आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब आपस में आके जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को लिबरेट करते हैं, मतलब वो हीट एनर्जी को क्या करेंगे या एनर्जी को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी को लिबरेट करेंगे लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी को लिबरेट करते हैं वो उतनी ज्यादा क्या करेंगे, उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, लेटिस एनर्जी हो जाएगी या लेटिस एंथैल्पी हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। सो द एनर्जी रिलीज, द एनर्जी, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, द एनर्जी रिलीज when two opposite number of gaseous positive and negative ions, when two opposite gaseous positive and negative ions combine, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। अब हमारे पास में देखो 3 पॉइंट आ गए बच्चों। 3 पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो हमने आई ई के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, फिर सेकंड हमने ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, सेकंड हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया, और तीसरा हमने पॉइंट पढ़ लिया बच्चों लेटिस एनर्जी के बारे में। लेटिस एनर्जी क्लियर है? लेटिस एनर्जी अगर क्लियर नहीं है तो मैं वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में आएंगे तो ये कंबाइन होंगे, और कंबाइन होंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को लिबरेट करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। अब किसी भी आयोनिक कंपाउंड के बनने के टाइम अगर लेटिस एनर्जी की लिबरेशन ज्यादा होता है तो आयोनिक कंपाउंड बहुत अच्छे से बनेगा, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होगा उनके दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो मतलब वो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा अमाउंट में लेटिस एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। ज्यादा अमाउंट में अगर लेटिस एनर्जी लिबरेट होती है किसी भी कीटन और एनायन के कॉम्बिनेशन से, तो उस आयोनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, उस आयोनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आप सभी लोगों को अभी तक समझ में आ चुका होगा। तो अब देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब जो नेट इफेक्ट है ना वो मैं बता देता हूँ। नेट इफेक्ट का मतलब है फाइनली इफेक्ट क्या होगा। तो देखो नेट इफेक्ट मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। नेट इफेक्ट देखो, अब तीन टाइप के हमने इसको इसमें अब अफेक्ट पढ़ लिए। कौन कौन से, पहला अफेक्ट हमने पढ़ लिया था आईई। आईई का मतलब क्या होता है, एनर्जी को सप्लाई करो। क्या करो, एनर्जी को सप्लाई करनी पड़ती है, इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और किस में कन्वर्ट होगा, केटायन में कन्वर्ट होगा। केटायन को कन्वर्ट करने के, केटायन बनाने के लिए आईई की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, एनायन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई है तो एनायन आराम से बन जाएगा, एनायन क्या होगा बच्चों, आसानी से बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आईई की वैल्यू लेस है, आईई की वैल्यू लेस है तो क्या होगा बच्चों, केटायन आसानी से बन जाएगा, केटायन आसानी से बन जाएगा। अब जो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है बच्चों, लेटिस एनर्जी। क्या हमने पढ़ा है, लेटिस एनर्जी। अब अगर लेटिस एनर्जी की वैल्यू हाई है, इसका मतलब केटायन और एनायन आपस में जुड़कर एनायन को, एनायन बनने का जो प्रोसेस है ना, इसको क्या करते हैं, इसको रीएनफोर्समेंट, इसको बढ़ावा देता है। मतलब वो चाहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड बन जाए, केटायन और एनायन आपस में कंबाइन होकर आयोनिक कंपाउंड बनते हैं और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ज्यादा अमाउंट में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड में अगर नेट एनर्जी, आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर हमें नेट एनर्जी रिलीज होती है, नेट एनर्जी क्या होती है, नेट एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो स्टेबल नहीं होगा ज्यादा।
वो वापस क्या हो जाएगा, अपने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो किसी भी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए देखो हमेशा एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि लेटिस जो एनर्जी है ना बच्चों, लेटिस एनर्जी बोलो या लेटिस एंथैल्पी बोलो, लेटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए किससे, आईपी से ज्यादा होनी चाहिए। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? ये कंसेप्ट किस किस को समझ में आया? जो ये मैंने लिखा देखो, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और आईपी में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्प्शन, तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उस समय। ठीक है। और अगर लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की जो वैल्यू है वो आईपी की वैल्यू से कम है, मतलब हमने केटाइन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हमने एनर्जी को खर्च कर दिया, जबकि हमें लेटिस एनर्जी में बहुत कम एनर्जी मिलती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब एनायन हम बनाते हैं तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। तो इन दोनों का जो एडिंग, जो दोनों का ऐड करेंगे वो अगर आईपी से कम है, वो अगर आईपी से कम है, अगर आईपी ज्यादा हो गया तो आयोनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। और अगर लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो गई और आईपी की वैल्यू कम हो गई तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये पॉइंट किसको समझ में आ गया? मतलब किसी भी आयोनिक बॉन्ड के बनने में हमें अगर नेट प्रॉफिट होता है एनर्जी का, अगर एनर्जी लिबरेट ही होती है आयोनिक बॉन्ड बनने के समय, क्या होती है, नेट एनर्जी लिबरेट होती है। क्या होती है बच्चों, अगर एनर्जी रिलीज होती है while the formation of ionic bond, then the ionic bond will be stable। क्या होगा बच्चों, वो आयोनिक बॉन्ड कैसा होगा, वो स्टेबल आयोनिक बॉन्ड होगा। ये कंसेप्ट किस किस को समझ में आ चुका है अभी तक? तो ये हमने इसके फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है अच्छे से। ये हमने फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों।